राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के लिए रवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून सजा की जगह न्याय पर जोर देते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 55 लोगों की मौत। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के लिए आज शाम फिजी में नादी के लिए रवाना हुई। इस दौरान वे द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। फिजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वो फिजी की संसद को संबोधित करेंगी। न्यूजीलैंड में द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठक करेंगी और वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वो ऑकलैंड में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में आपराधिक न्याय उपकरणों को बेहतर करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सूची और ई समन व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा, जिससे लोगों को तीव्र और समय पर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून ने भारत में ब्रिटिश राज का दौर समाप्त कर दिया है और अब ये कानून पूर्ण रूप से स्वदेशी बन चुका है। श्री शाह ने कहा कि ये कानून हमारे संविधान के बिल्कुल अनुकूल है, इससे लोगों को तीव्र न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा, इस कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले गृहमंत्री ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 24 घंटे जलापूर्ति की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना से मनीमाजरा के लगभग 1 लाख लोगों को लाभ होगा। इस परियोजना पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री शाह ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे तेज जलापूर्ति के माध्यम से पानी को बर्बाद होने से बचाना है। श्री शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के विकास के लिए कई परियोजनाओं की सौगात दी है। चंडीगढ़ का सवाल है। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं। 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट में ऐसे कई वित्तीय प्रावधान किए गए हैं जिससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। पटना में श्री राय ने कहा कि बाढ़ से राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ से होने वाली क्षति के लिए सहायक होगा। केंद्र ने बिहार के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के दौरान कर हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी 107% तक बढ़ चुकी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज गंडकवीसा का दौरा किया और इलाई जिले के इस सुदूर क्षेत्र के लिए 239 करोड़ रुपए के पुनर्विकास पैकेज की घोषणा की। कुल मिलाकर 17 परियोजनाओं का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंडकवीसा से अम्बसा तक की 51 किलोमीटर लंबी सड़क, 9 किलोमीटर लंबी हाथीमता दलपति सड़क और 3 किलोमीटर लंबी जमातिया पाडा सड़क जैसी परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने गंडकवीसा मंडी क्षेत्र और आश्रम चौधरी सुपर मार्केट की देखरेख तथा पुनर्विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने गहरे दबाव के कारण आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है।
इस सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी वर्षा होने का अनुमान है। 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों को खोजने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस अभियान के दौरान आज मंडी जिले में 2 जबकि शिमला जिले में 1 शव बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी रही। राज्य में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद 42 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेज इलाके के हैं। मंडी जिले के तेरंग में तलाशी अभियान के दौरान आज 2 और शव बरामद किए गए हैं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार लापता लोगों की खोज के लिए एनडीआरएफ ने स्नीफर डॉग लगाए हैं। इसके अलावा भारी भरकम चट्टानों के बीच लापता लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए फ्लैश फ्लड में आई बड़ी चट्टानों को ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है। इधर तलाशी अभियान के दौरान शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में बादल फटने से बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केरल में वायनाड में पिछले मंगलवार को हुए भारी भूस्खलन से तबाह हुए क्षेत्रों में सेना के नेतृत्व में तलाशी अभियान जारी है। भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। मल्लापुरम जिले में चालियार नदी के निचले हिस्से से और अधिक शव बरामद किए जा रहे हैं। मल्लापुरम की छलियार नदी में तलाश के काम में तेजी लाई गई है। छलियार नदी से अब तक 156 शव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भूस्खलन में बचे बच्चों की काउंसलिंग और सहायता शुरू की है। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में कल पूरी रात और आज सुबह तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने सतारा के लिए रेड अलर्ट और ठाणे, नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सांगली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुणे में भी तेज वर्षा हुई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज एक मंदिर की दीवार ढहने से 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दुर्घटना स्थल से मलबा हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में दुर्घटना में मरने वालों के निकटतम रिश्तेदार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना में घायल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि दीवार गिरने की यह घटना दुखदायक है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के वित्तीय मुद्दों पर तालमेल और एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा महालेखा परीक्षक भागीदारी करेंगे। सम्मेलन के दौरान रक्षा वित्त में विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं की समझ पर चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान रक्षा खरीद में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 55 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में रविवार को प्रदर्शनकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों और सत्तारूढ़ पार्टी समर्थित संगठनों के सदस्यों के बीच व्यापक हिंसक झड़पों में 13 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 55 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के आयोजकों, जिन्होंने कोटा सुधार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने रविवार को देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया। सरकार ने रविवार को ढाका और देश के कुछ अन्य हिस्सों में रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार को लॉन्ग मार्च टू ढाका की घोषणा की है। सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से 3 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इससे पहले सुबह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक की। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। सूडान में उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी अल फशर में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 60 घायल हुए हैं। आरएसएफ ने कल
जमाल अल फशर के दक्षिण स्थित तंबासी स्वास्थ्य केंद्र को निशाना बनाया था। इस क्षेत्र में 10 मई से ही सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच घमासान जारी है। सूडान में पिछले 1 वर्ष से गृह युद्ध जारी है। सेना को शक्तिशाली सैन्य समूह आरएसएफ के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तक इस संघर्ष में 16,650 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया में जबरदस्त लू चल रही है। इस सप्ताह लू से प्रभावित करीब 400 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देश के 507 अस्पतालों में सोमवार और शुक्रवार के बीच लू प्रभावित 384 मरीज भर्ती हैं। इस आपदा से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के विभिन्न भागों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं मुदिता। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया। निर्धारित समय में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया, वहीं ब्रिटेन के लिए 27वें मिनट में मॉर्टन ली ने गोल किया। दोनों टीमों के 1-1 की बराबरी पर रहने पर मुकाबला शूटआउट में गया। शूटआउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजपाल कुमार ने गोल किए, तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन की ओर से जेम्स अल्बेरी और चैक वॉलेस ने गोल किए। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से सीधे गेम्स में हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एक्सेल्सन के खिलाफ दोनों गेम में मजबूत बढ़त बनाने के बावजूद लक्ष्य ये मुकाबला 20-22, 14-21 से हार गए। कल कांस्य पदक के लिए लक्ष्य मलेशिया के ली जी जिया का सामना करेंगे। मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन को 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली कियान से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मुक्केबाजी में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। शूटिंग में भारत के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और रेजा ढिल्लो महिलाओं की स्कीट स्पर्धा के फाइनल में नहीं पहुंच सकीं। महेश्वरी चौहान 14वें और रेजा ढिल्लो 23वें स्थान पर रहीं। वहीं पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में अनीश भानवाला और विजयवीर सिद्धू दोनों ही फाइनल में नहीं पहुंच पाए। एथलेटिक्स में पुरुषों की लंबी कूद में जैस्मिन एल्ड्रिन फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी 21वें स्थान पर रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनका समर्पण और उनकी उत्कृष्टता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित करने के साथ देश के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कृष्णमूर्ति का कल 84 वर्ष की उम्र में आयु संबंधी रोगों के कारण निधन हो गया था। आकाशवाणी दिल्ली के रंगभवन सभागार में 2 दिन के संगीत सम्मेलन का आज दूसरा दिन था। कल सम्मेलन के पहले दिन प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने धुन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडित जयतीर्थ मेवुंडी ने बैरिटोन पर प्रस्तुति दी। आज प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके सुपुत्र पंडित सलिल भट्ट, गायक पंडित साजन मिश्र और स्वरांशु मिश्र ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन दिल्ली के अतिरिक्त हैदराबाद, पटना, जम्मू, शिलांग, इम्फाल, कटक, बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई और रांची में भी आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की विरासत को पोषित करना और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की यात्रा के लिए रवाना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून सजा की जगह न्याय पर जोर देते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 55 लोगों की मौत। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।